हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, पूरे एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का रिकैप। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात आता है कि प्रिंसिपल्स क्या होता है। इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा चीज़ है हमारा कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है, कुछ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब क्या हो गया कि हिंदी में तो ये सिद्धांत इसे कहा जाता है कि कोई भी काम को करने का कुछ सिद्धांत, यानी डायरेक्ट हमें रेडीमेड यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि क्या है कि ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वर्ड बार बार आएगा आपको इस चैप्टर में कि गाइडलाइन। ठीक है, ये क्या है, गाइडलाइन है। ठीक है, हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए जनरल गाइडलाइंस है। तो यहाँ पे क्या है कि गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजर्स को जो भी डिसीजन लेने होते हैं उसको गाइड करने के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स ने कुछ अपना थ्योरीज दिया है। उस थ्योरीज, उस प्रिंसिपल्स को लेके, यानी वो गाइडलाइन को लेके हम आगे का डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। तो देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, इस टॉपिक में क्या है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस कैसे एक दूसरे से अलग है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस रिजिड होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस क्या है कि कोई भी चीज़ें अगर हम लोग देख रहे हैं तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे अगर बेस्ड हो, कि ठीक है, कॉज एंड रिजल्ट यहाँ पे बेस्ड हो, कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड हो, तो यहाँ पे कारण और परिणाम अगर हम लोग देखें तो वो प्रिंसिपल्स कहलाता है किसका, साइंस का। साइंस रिजिड है, उसमें चेंज नहीं होता है कुछ। जैसे आप लॉ ऑफ ग्रेविटी देख लो, तो कहीं पे भी हम चले जाए वो सेम चीज़ ही अप्लाई होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है, ये जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं ये फ्लेक्सिबल है, अपने अकॉर्डिंगली यूज़ किए जा सकते हैं। मैनेजर्स अपने अकॉर्डिंगली से यूज़ करता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई नहीं किया जा सकता, वो स्टेटिक है। हम ग्रेविटी को अपने तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। हम लॉ ऑफ फोर्स को अपने तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो है वो रिजिड है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विथ चेंजेस इन इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, चलना पड़ता है। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो चेंज नहीं होता है समय के साथ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल समय के साथ बदलते भी रहता है और साइंटिफिक प्रिंसिपल समय के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स क्या है। टेक्निक्स का मतलब कोई भी काम को करने का तरीका, मेथड या प्रोसीजर, उसे टेक्निक कहते हैं। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडलाइंस है कि वो रास्ता दिखाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है, अभी हम लोग बात कर रहे थे। और मैनेजमेंट टेक्निक फ्लेक्सिबल नहीं है। ये टेक्निक, हम कोई भी काम को करने का कुछ ही टेक्निक हो सकता है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा, उसी टेक्निक्स को हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, ये प्रॉपर फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के बारे में बात किया गया। ये क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया, वैल्यूज़ आर गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के लिए गाइडलाइन है। ठीक है, कि हमें करना क्या है, क्या सही है क्या गलत, ये वैल्यूज़ बताता है। सच बोलना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, ये सभी गाइडलाइन था किस चीज़ के लिए, ह्यूमन बिहेवियर के लिए। और यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल सोलली बना हुआ है मैनेजरियल एक्शंस के लिए, यानी बिजनेस के लिए बना हुआ है। बिजनेस में जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए गाइडलाइन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। और वैल्यूज़ टोटली पूरे ह्यूमन बिहेवियर के लिए है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर। टेक्निकल है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या हुआ है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू फॉर्म हुआ है। वहीं जो वैल्यूज़ है वो एथिकल है, वो समाज में जो चीज़ें आई हैं सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट की गई हैं कि सच बोलना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, यही सभी चीज़ें वैल्यूज़ में आ जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किस तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल से डिराइव होता है। तो दो मेथड से हमारा क्या हो जाता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल से डिराइव होते हैं। एक है ऑब्जर्वेशन मेथड, कि जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे हम कुछ प्रिंसिपल्स डिराइव किए। और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, है ना। यहाँ पे अब जैसे ये तो मैंने साइंस का यहाँ पे एक पिक्चर लिया, लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड यहाँ पे होगा कौन सा, कि लोगों को हम एक पर्टिकुलर क्या करेंगे, सिचुएशन में रखेंगे और वो सिचुएशंस को हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अब कुछ लोगों का ग्रुप को कोई एक पर्टिकुलर टास्क दे दिए, कुछ लोगों का ग्रुप को एक पर्टिकुलर टास्क दे दिए, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उसका ऑब्जर्वेशन हम मतलब कि
एक्सपेरिमेंट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेथड से हमारा प्रिंसिपल्स फॉर्म हुआ। नेक्स्ट है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर जगह होगा, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाएगा। इट इज़ यूनिवर्सल, बट ये बात ध्यान रखना, यूनिवर्सल तो है बट सिचुएशनल भी है, अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वो अप्लाई किया जाएगा। जनरल गाइडलाइंस, ये बात बार बार आ रही है कि ये रास्ता दिखा रहा है हमें, है ना, डिसीजन लेने के लिए। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, अभी हमने देखा कि ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है, मॉडिफाई किया जा सकता है इसे, ये रिजिड नहीं है। मेनली बिहेवियरल, तो मेनली बिहेवियरल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। ये ह्यूमन बिहेवियर को, सिंस दे आर डिवाइस टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, ये किस चीज़ के लिए बना है, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बना है। हाउएवर दिस डज नॉट मीन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल डू नॉट पर्टेन टू फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज पे भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन मेनली किसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनता है। ये ह्यूमन बिहेवियर में डील करता है। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं साइंस का इस्तेमाल होगा कि कहाँ क्या कारण है और कहाँ पे उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब होता है मे बी और मे नॉट बी। अब जिस तरह का सिचुएशन है, सिचुएशन अगर होगा तो वो अप्लाई होगा, उस तरह का अगर सिचुएशन नहीं होगा तो अप्लाई नहीं होगा, तो कंटिंजेंट है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, टोटली एब्सोल्यूट नहीं है, रिजिड नहीं है कि होगा ही। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या यहाँ पे हमें फ़ायदा है इसका, सिग्निफिकेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, एक यहाँ पे इंसाइट आप कह सकते हो कि सही डिसीजन लेने के लिए इंसाइट्स, इंसाइट का मतलब एक विज़न प्रोवाइड करता है ना, एक अंदाज़ा प्रोवाइड करता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये डिसीजन लेंगे तो ये गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो इस तरह का हो सकता है, तो पहले ही एक विज़न प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, रिसोर्सेज का सही सही इस्तेमाल करता है, ये अच्छे से इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट साइंटिफिक डिसीजन, डिसीजन जो बेस्ड है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे बेस्ड है, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड पे बेस्ड नहीं होते हैं, तो इसका भी काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट है मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट, तो अभी हमने यहाँ पे बात किया कि इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रिंसिपल्स भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी, जो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का, उसे भी फुलफिल करने में ये प्रिंसिपल्स हमारा मदद करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, एजुकेशन में और रिसर्च में भी काफ़ी प्रिंसिपल्स काम आता है। आगे रिसर्च पर्पस के लिए पुराने जो प्रिंसिपल्स हैं उसे एनालाइज किया जाता है, उसे बेस माना जाता है, और फिर आगे फ्यूचर रिसर्च होता है, नए प्रिंसिपल्स फॉर्म होते रहते हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको इस चैप्टर में 2 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, 2 लोगों के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। यहाँ पे 2 स्कॉलर्स थे, एक टेलर यानी कि उनका नाम फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर था, और दूसरे हेनरी फेयोल थे। ठीक है, तो टेलर का यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो हम लोग क्विक रिकैप कर रहे हैं, तो ज़्यादा इनके डिटेल्स में नहीं जाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो गया कि F.W. टेलर, यह इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, F.W. टेलर। तो F.W. टेलर ने क्या किया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया, और कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वेस्ट एंड इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, इन्होंने ये दिया कि कैसे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें काम नहीं करना चाहिए, साइंस को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम लोग जो भी वेस्ट हो रहे हैं वो उन्हें एलिमिनेट कर सके और प्रोडक्शन कर सके कम से कम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्होंने दिया, तो सबसे पहला इन्होंने दिया क्या कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को दिया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ये देखना है कि हम लोगों से क्या काम करवाना चाह रहे हैं, और ये भी देखना कि वो उसे बेस्ट और चीपेस्ट वे में करे, है ना, टाइमली हो जाना चाहिए और कम से कम कॉस्ट में भी होना चाहिए। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट।
Scientific management refers to use of scientific and standardized tools, method, trained workers in all business activities in order to increase the total production. टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें किस चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? स्टैंडर्डाइज टूल्स, ट्रेंड वर्कर्स, ताकि हमारा क्या हो सके, कम से कम कॉस्ट में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो तीनों का अच्छे से इस्तेमाल करना है, किसका किसका? तो मैन, मशीनरी एंड मटेरियल। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने ये भी कहा कि छोटे से छोटे काम को इस तरह से हमें करना है कि हमारा ज़्यादा इफेक्टिव हो सके, वो भी प्लान्ड होना चाहिए। आगे आते हैं, तो इनका प्रिंसिपल्स क्या था? तो इन्होंने प्रिंसिपल्स जो दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को दिया, तो 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट का। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स 4 हैं। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हो गया कि अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जो भी हमें काम करना है टेलर के अकॉर्डिंगली, छोटा से छोटा भी जो काम है वो भी क्या होना चाहिए? प्रॉपरली प्लान होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी like loading iron sheet into boxes car can scientifically planned। ये साइंटिफिकली प्लान होने चाहिए। ठीक है, ताकि से यहाँ पे टाइम भी बच सके और ह्यूमन एनर्जी भी सेव हो सके। चलो यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या कहा इन्होंने। द सिलेक्टिंग बेस्ट वे टू परफॉर्मिंग जॉब थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस एंड नॉट बाय इंट्यूशन। तो अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस का इस्तेमाल करना है, रूल ऑफ थंब का नहीं। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो किस बेसिस पे लेते हैं? तो डिसीजन अगर हम ले रहे हैं और उस पर बेस है हमारा हिट एंड ट्रायल, कि तुक्का लगा के अंदाजे पे अगर काम कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कंप्लीट हार्मनी होना चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, यानी सहयोग, कोऑपरेशन कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी डिस्कॉर्ड यानी कि अनबन, झगड़ा, ये नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं? एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया मेंटल रिवॉल्यूशन का, कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों में ये क्या होना चाहिए? एक समझ होना चाहिए, दोनों के थॉट्स में चेंजेस आना चाहिए कि वी बोथ आर वेरी हेल्पफुल फॉर ईच अदर। तो एक दूसरे के मदद से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं। दोनों हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को एक दूसरे का इंपॉर्टेंस रियलाइज होना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स को क्या करे? बोनस प्रोवाइड करे अच्छे कामों के लिए, और वर्कर्स भी अपने फुल एफिशिएंसी के साथ काम करें। तो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हो गया। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन होना चाहिए। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यही अभी पहले जो प्रिंसिपल था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ काम करना है, और यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इंडिविजुअलिटी नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सभी कुछ करूँगा, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंटरनल कंपटीशन को कोऑपरेशन से हमें रिप्लेस करना है। तो कंस्ट्रक्टिव सजेशंस यहाँ पे वर्कर्स को वेलकम करना चाहिए, कि जो भी वर्कर्स सजेशंस दे रहे हैं उन्हें वेलकम करना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्कर्स भी समय समय पे स्ट्राइक वगैरह पे ना जाएं, ये भी देखना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसके लिए समय समय पे क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए? और भी वर्क देने चाहिए कि जिससे उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो इस मेथड के यूज़ से सभी का कलेक्टिव डेवलपमेंट होगा, ये एम्प्लॉयज़ का भी और साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हो गए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी दिए, इस टेक्निक्स के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या कहा गया कि फोरमैन सबसे पहला होता कौन है? तो फोरमैन कौन है? हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। और यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग देखें मैनेजमेंट में सबसे लो होगा, यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट में होगा, और वर्कर के रैंक में ये सबसे ऊपर होगा, हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। अब फोरमैन कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर? तो वो कैसा होना चाहिए? वो एफिशिएंट भी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? टैक्टफुल भी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? प्लानिंग में भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्शन में भी अच्छा होना चाहिए। तो हर एक काम एक पर्सन
इतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, ये पूरे काम को क्या कर दिया, पूरे काम को दो पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, दो पार्ट में यहाँ पे बांट दिया, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। एक प्लानिंग वाले पार्ट को अलग कर दिया और प्रोडक्शन वाले पार्ट को अलग कर दिया। इसमें आप देखो क्या किया, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, तो अब देखो कि पूरे फैक्ट्री को दो पार्ट्स में बांट दिया गया, एक प्लानिंग और दूसरा प्रोडक्शन। प्लानिंग वाला काम इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन, यानी कि ये चार। और प्रोडक्शन में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, ये हो गए। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये आखिर है क्या। देखो सबसे पहला, फैक्ट्री को इन्होंने दो पार्ट्स में बांट दिया, एक था प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्लानिंग इंचार्ज का काम क्या था, प्लान करना कि फैक्ट्री में किस तरह से काम होगा। ये इसमें चार आ गए। तो चार कौन कौन लोग हैं, एक हो गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि वर्कर्स को क्या काम करने हैं, इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करेगा। दूसरा रूट क्लर्क, रूट का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो रास्ता दिखाने का, यानी कि किस सीक्वेंस में काम होंगे, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, तो रूट क्लर्क ये काम करता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एक तो सबसे पहला टाइम क्लर्क, वो क्या करता है, टाइम फिक्स करता है कि कोई भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम क्या हो सकता है, काम कब स्टार्ट होगा, कब कंप्लीट होगा, इसका टाइम फिक्सेशन करता है। और साथ ही साथ कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने कॉस्ट जाएंगे, कितने खर्च जाएंगे। और लास्ट डिसिप्लिनेरियन, तो वर्किंग एरिया में डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम डिसिप्लिनेरियन करता है। ये चार हो गए प्लानिंग इंचार्ज में। नेक्स्ट प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज में भी चार आएंगे। तो प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन कौन से चार आ गए हैं, सबसे पहला स्पीड बॉस। तो ये क्या देखेगा कि टाइमली और एक्यूरेटली काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। गैंग बॉस का काम क्या है, मशीन को रेडी रखना, काम वर्कर्स जब आ रहे हैं काम को करने के लिए तो पहले ही से मशीन्स को रेडी रखना। ये कैसे हो सकता है, कैसे क्यों ज़रूरी है, तो अब जैसे देखो कि वर्कर्स आ रहे हैं, उन्हें कुछ टूल्स वगैरह ही नहीं मिले, रेडी नहीं हो, तो अब क्या हो जाएगा कि उनका समय जाएगा, तो इसलिए गैंग बॉस को रहना पड़ता है। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस क्या हो गया कि वर्किंग कंडीशन को रिपेयर करेगा, यानी कि मेंटेन रखता है, और टूल्स और इक्विपमेंट जब ख़राब हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करने का काम करता है। इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है क्या, कि क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी क्या है काम का, वो जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ये इंस्पेक्टर का काम है, इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे चार हो गए। तो आप यहाँ देख लो, प्लानिंग में आ गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। और प्लानिंग या प्रोडक्शन में आ गया स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। चलो आगे हम लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट टेक्निक क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका चाहे टाइम का, मटेरियल का, प्रोडक्ट के मेथड्स का, वर्किंग कंडीशन का, हर एक का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो कि कोई भी आप प्रोडक्ट अगर परचेज करते हो, जैसे टूथपेस्ट ही आपने परचेज किया, तो आप चाहे आप जिस भी स्टेट में हो, चाहे आप पटना में आप यहाँ पे परचेस कर लो, आप दिल्ली में जाके परचेस कर लो, मुंबई में परचेस कर लो, एक टूथपेस्ट, जैसे अगर हम यहाँ पे डाबर रेड का अगर बात करें, तो ये टूथपेस्ट या कोई भी टूथपेस्ट आप कहीं पे भी परचेस करते हो, सेम तरह का ही वहाँ पे क्वालिटी उसमें मिलेगा। या बिस्किट का ही बात कर लो, तो अगर मान लेते हैं पार्ले जी आप पटना में आप खरीदो, आप दिल्ली में खरीदो, मुंबई में खरीदो, बैंगलोर में खरीदो, कहीं पे भी खरीदो और उसे टेस्ट करो, तो सबका टेस्ट सेम ही आएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें एक स्टैंडर्ड क्या किए गए हैं, मटेरियल डाले गए हैं, वो सेम लेवल पे क्या हुआ, सेम रॉ मटेरियल्स यूज़ हुआ, सेम टाइम पे वो टाइम में बना है, उतने ही देर तक बेक हुआ है, एक तरह का ही सभी चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो वो हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, कि हमारा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होता है, एक तरह के प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, बनेंगे, एक दूसरे प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, परफॉर्मेंस यहाँ पे सेट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट होते हैं हर एक परफॉर्मेंस के, ये स्टैंडर्डाइजेशन का फ़ायदा है। नेक्स्ट देखो सिंप्लीफिकेशन इसी में है। सिंप्लीफिकेशन किसे कहते हैं, कि एलिमिनेटिंग द सुपरफ्लुअस वैरायटी। तो अब जैसे देखो कि अगर कोई एक ये, अगर हम लोग देखें प्रोडक्ट, तो सेम ही प्रोडक्ट शैम्पू ही अगर इसके अंदर हो, और इन सभी के लिए क्या हो कि अलग अलग तरह का क्या किया जाए, अलग अलग तरह का बॉटल्स अगर यहाँ पे बनाया जाए, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हर एक बॉटल के मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट बढ़ेगा।
तो इसीलिए सिंप्लीफिकेशन में क्या किया जाए कि अननेसेसरी जो है एक प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया जाए, अननेसेसरी जो आइटम्स है उसे एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन, ताकि हमारा कॉस्ट कम हो सके, है ना। वर्कर यहाँ पे रिड्यूसिंग, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लेबर, मशीन एंड टूल्स, कम से कम लगे। ठीक है, ताकि हमारा कॉस्ट कम लगे। नेक्स्ट है वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी में यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे काम को अलग अलग तरह से स्टडी किया जा रहा है, जैसे मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी। सबसे पहला मेथड स्टडी में क्या किया जाता है कि बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। एक काम को करने का मल्टीपल तरीका हो सकता है, तो उसमें से हमें चूज़ करना है कि बेस्ट तरीका कौन है, कि ताकि हमारा पैसे भी कम लगे और टाइम भी कम लगे। तो मेथड स्टडी में हमें ये डिसाइड करना होता है कौन सा मेथड का चूज़ करना है, सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ हैंड लिम्स, या वो बैठने का तरीका, प्रोडक्ट को होल्ड करने का तरीका, ठीक है, खड़ा होने का तरीका। तो ये जो पोजीशन है वो क्या होना चाहिए, हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए। अब जैसे देखो कि एक जैसे कुक है, तो वो कुक क्या कर रहा है कि अब जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, जो भी डिशेस बनाता है, तो उसका सभी इंग्रेडिएंट्स आसपास में ही रखता है, कि ताकि उसका हैंड का मूवमेंट कम हो और वो क्या कर सके, आसानी से और जल्दी में, तेज़ी से वो क्या कर सके, प्रोडक्ट को बना सके। तो मोशन स्टडी में यही होता है कि ये देखा जाता है कि कौन सा मूवमेंट जो होगा वर्कर्स का टाइम और एनर्जी बचा रहा है। आप ही समझो कि अगर कोई काम कर रहा है और उसका कोई भी मटेरियल जो है वो क्या हो, वो काफ़ी दूर में हो या दूसरे रूम में हो और बार बार लाना पड़े, तो फिर क्या होगा, समय लगेगा। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड यहाँ पे मोशन भी सेट किया जाता है, उसका पूरा प्रॉपर स्टडी होता है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी क्या हो गया, तो टाइम स्टडी यहाँ पे हो गया कि कोई भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, कि इतने ही समय में ये प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो जाए। ठीक है, उसके लिए स्टडी हमें करना है। जैसे आप एग्ज़ाम में आप देखो कि एग्ज़ाम में एक स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, 3 आवर्स। तो स्टैंडर्ड टाइम वो भी स्टडी के अकॉर्डिंगली कि 3 घंटे में ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा, तो वो स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है टाइम स्टडी के थ्रू। लेकिन होता नहीं है, 3 घंटे में बहुत स्टूडेंट्स का काफ़ी प्रॉब्लम भी होता है, क्वेश्चंस भी कहीं कहीं छूट जाते हैं। तो यहाँ पे देखो फैटिग स्टडी। नेक्स्ट क्या है, फैटिग स्टडी। तो फैटिग का मतलब क्या होता है, थकान, इन सभी चीज़ों का स्टडी। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई भी काम को करने के लिए कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, ये डिसाइड करना। जैसे स्कूल्स में रिसेस का होता है ना, ये बीच में वो लंच ब्रेक हो रहा है, तो अब ये क्या लंच ब्रेक क्यों होता है, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों यहाँ पे काम को करते करते वो थक रहे हैं, तो वो क्या हो सके, रेस्ट करें और फिर से वो एनर्जाइज हो सकें और वो फिर से काम कर सके। गूगल में एक बहुत ही अच्छा तरीका ये अपनाया गया कि काम के दौरान उनके लिए, देखो आप देखो जो देख रहे हो, ये स्लीपिंग पॉड्स हैं, स्लीपिंग पॉड्स बनाए गए हैं कि वहाँ पे काम के बीच में जब भी उन्हें रेस्ट का ज़रूरत हो, ये स्लीपिंग पॉड में वो सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, एक शॉर्ट नैप ले सकते हैं। तो ये फैटिग स्टडी के अकॉर्डिंगली ही होता है कि देखना है कितने कितने समय पे टी ब्रेक या लंच ब्रेक होना चाहिए। और लास्ट इसमें है डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम में क्या आ गया कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्कर्स को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, एक एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। तो ये कैसे डिटरमाइन हुआ, सबसे पहले कि स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर दिया गया कि स्टैंडर्ड यूनिट की इतने यूनिट्स स्टैंडर्ड है, 10 यूनिट एक दिन में बनाना है, और एक यूनिट 10 या 10 से ज़्यादा जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, एक दिन में 10 या 10 से ज़्यादा जो बनाएगा, उसे पर यूनिट पे 50 रुपीज़ मिलेंगे, और 10 से नीचे जो बनाएगा उसे एक यूनिट पे 40 रुपीज़ मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि जो वर्कर 10 या 10 से ज़्यादा बनाएगा, जैसे वर्कर ए प्रोड्यूसेस 11 यूनिट्स, ही गेट 550 रुपीज़, 11 इंटू 50, 50 रुपये पर यूनिट उसे मिल रहा है, तो 550 मिला। और वही वर्कर कहीं पे अगर 9 ही प्रोडक्ट क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसे 40 रुपीज़ पर यूनिट मिला। तो यहाँ पे 360 ही मिला और वहाँ पे 550 मिला। एक जगह पे 50 पर यूनिट्स मिल रहा है, एक जगह पे 40 पर यूनिट्स। तो जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से कम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हो गया इनएफिशिएंट वर्कर, और स्टैंडर्ड से या स्टैंडर्ड के ज़्यादा अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हो गए एफिशिएंट वर्कर्स। तो एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा वेजेस मिलेगा और इनएफिशिएंट को कम मिलेगा। यही है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ पे आप देखो ये कम कर रहा है तो इसे कम काम, यहाँ पे ग्रीन कलर से ये पैसों को डिनोट किया गया है। ये ज़्यादा काम कर रहा है तो यहाँ ये कम कर रहा है तो इसे कम, और ये ज़्यादा कर रहा है तो इसे ज़्यादा।
आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में। अब अभी हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ते हैं। हेनरी फेयोल के भी प्रिंसिपल्स थे, तो वहाँ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने दिए। यहाँ पे क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया है, तो उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं हेनरी फेयोल ने। चलो अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान में देते हैं प्रिंसिपल्स पे, तो क्या क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनका। सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया कि काम को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया जाए। बड़े से काम को अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया जाए, और हर एक यूनिट ट्रेंड स्पेशलिस्ट से ही करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो ट्रेंड स्पेशलिस्ट होगा, जो उस में एक्सपर्ट होगा, उसी को वो काम सौंपेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं प्रोडक्शन के फील्ड में जो अच्छा होगा उसे काम सौंपेंगे, सेल्स को बांट दिए, सेल्स के फील्ड में जो अच्छा होगा उसे काम सौंपेंगे। तो ये डिवीज़न ऑफ वर्क, कि बड़े से काम को हमने छोटे टुकड़ों में बांट दिया और हर एक को अलग अलग काम सौंप दिया। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा यही होगा हमारा, ये स्पेशलाइजेशन होगा, जो एक्सपर्ट होंगे उसे ही काम मिलेगा और काम हमारा तेज़ी से होगा। वर्कर्स का, एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी बढ़ाएगा। रिजल्ट इन इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट हमारा बढ़ेगा। वर्कर्स का वर्कलोड कम होगा, क्योंकि सभी को अब सेपरेट सेपरेट काम दिए गए हैं। सभी को यहाँ पे मतलब पूरा काम किसी को नहीं करना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पीटर इंग्लैंड शर्ट की कंपनी है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि पीटर इंग्लैंड में कि शर्ट का कॉलर कोई एक टेलर को दे दिया गया, बटन स्टिच करने किसी और को दे दिया गया, स्लीव्स स्टिच करना किसी और को दे दिया गया। तो इस तरह से पूरे शर्ट को यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया गया, पूरे शर्ट के काम को, कि हर एक पर्सन अलग अलग काम कर रहा है। तो वर्कलोड भी घट गया कि किसी को सिर्फ बटन ही स्टिच कर रहा है, पूरा का पूरा शर्ट स्टिच नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया। अगर ये हम फॉलो नहीं करेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये देख लो, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, एफिशिएंसी घट जाएगा, टाइम का वेस्टेज होगा। दूसरा प्रिंसिपल ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑथोरिटी का मतलब हो जाता है पावर और डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन लेने का जो पावर है वो किसके हाथ में है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम को करने का कार्यभार, या फिर आप ऑब्लिगेशन देख सकते हो कि जिम्मेदारी किस पे है। तो दोनों चीज़ें होती है, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार ऑथोरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और कई बार सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है, ऑथोरिटी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे हेनरी फेयोल ने ये कहा कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस्ड वे में होने चाहिए। ऑथोरिटी अगर ज़्यादा मिल गया तो पावर का मिसयूज़ हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया तो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ का बर्डन बढ़ सकता है। ठीक है, काम आप सोच लो कि आपको कोई काम दिया जा रहा है और पावर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार आप ही होंगे। कोई भी चीज़ अगर गलती हुआ तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए कि बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दे दिया गया है, ऑथोरिटी तो दिया ही नहीं गया। तो दोनों बैलेंस्ड वे में होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल क्या कहता है, तो डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को ओबे करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। डिसिप्लिन से हमें क्या होगा कि सिस्टमैटिक फंक्शनिंग हम कर सकते हैं, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक फंक्शनिंग होगा ऑर्गेनाइजेशन का। एब्सेंस ऑफ केओस फैसिलिटेट एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या देखो कि अनबन नहीं होगा, एक सिस्टमैटिक ढंग से काम होगा। और अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो लाइफ में जब प्रॉब्लम आ सकते हैं तो बिजनेस में भी तो प्रॉब्लम आ ही सकता है डिसिप्लिन को ना मानने पे। नेक्स्ट यहाँ पे है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यहाँ पे बोला गया कि जब भी जो भी वर्कर्स हैं वो एक ही सुपीरियर से क्या करे, ऑर्डर ले, और एक ही सुपीरियर का ऑर्डर वो माने। ठीक है, मल्टीपल सुपीरियर्स या मल्टीपल बॉस अगर होंगे तो फिर क्या होगा, कंफ्यूज होंगे वर्कर्स कि कौन से काम को करे पहले, कौन से काम को करे, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड बोला जाता है कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को एक ही सुपीरियर के द्वारा क्या मिलना चाहिए, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स मिलने चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होगा, है ना, कि किसका बात माने किसका बात नहीं माने। एक अच्छा रिलेशन बनेगा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में आसानी होगा कि किसे क्या काम सौंपने हैं। एडवर्स इफेक्ट, अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, ऑथोरिटी का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, है ना, कि अब हर एक यहाँ पे ओनर ही है, हर एक जो है वो बॉस ही है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हमारा ऑथोरिटी का कोई अहमियत नहीं है। हम वर्कर्स ये भी वर्क काम को डिले कर सकते हैं कि मैं तो अभी वो सर का काम कर रहा हूँ, ये सर का काम बाद में करूँगा।
ठीक है, या अभी ये काम में एंगेज हूँ, तो ये करके हो सकता है उनके पास कोई काम भी ना हो और कामों को वो डिले करे इस तरह से। आगे देखते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक जैसा लगता है लेकिन अलग है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है क्या कि एक्टिविटीज हैविंग अ कॉमन गोल मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। देखो ये कीवर्ड जो मैंने हाईलाइट किया है वो सभी कीवर्ड्स है, वो आपको ध्यान में रखने हैं और ये ध्यान में रहेगा तो केस स्टडीज आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आप केस स्टडीज़ को अगर क्लोजली आप ऑब्जर्व करोगे तो आप इन्हीं में से कुछ कीवर्ड्स को पाओगे कि अच्छा इसी के बारे में तो बोला गया है, तो आप तुरंत पकड़ सकते हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर एक काम को कर रहे हैं तो एक हेड होना चाहिए उसका और एक प्लान होना चाहिए कि उसी हेड का हम बात माने और उसी वो काम को करने के लिए एक प्लान पे हम लोग अडिग रहें। नेक्स्ट, अगर इसे हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इट प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। कोई काम बार बार हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, कोई काम छूट सकता है, फोकस्ड नहीं रहेंगे लोग। और अगर हमारा यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कि बार बार यहाँ पे क्या हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, वेस्टेज हो सकता है रिसोर्सेज का। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या बोला गया कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें यहाँ पे नहीं देखना है, हमें जनरल इंटरेस्ट को देखना है। आप समझो कि एक कोई टीम है, मान लेते हैं फुटबॉल की टीम है, और फुटबॉल की टीम में कोई भी पर्सन अपने ही पास अगर सिर्फ बॉल रखे रहे, फुटबॉल अगर अपने ही पास रखे रहे, वो पास ही ना करे, वो सोचे कि मैं ही सिर्फ गोल करूँगा, ये मेरा है, मेरा इतना गोल होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो हो सकता है कि मैच को हरा भी दे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल गोल को देखना है कि अपना प्रायोरिटी को छोड़ के वो जनरल प्रायोरिटी को देखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही करना है कि अपने प्रायोरिटी को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन के प्रायोरिटी पे फोकस करना है। ठीक है, तो इट इंश्योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों के बीच में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोई ईगो क्लासेस का नहीं होता है अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो। अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ईगो क्लासेस होंगे, ये सभी इसका प्रॉब्लम्स है अगर नहीं फॉलो करेंगे तो। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन का मतलब कि समथिंग इन रिटर्न, जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें पैसे क्या मिल रहे हैं। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के लिए वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। जो ओनर है उसके लिए भी फेयर होना चाहिए और जो एम्प्लॉय है उसके लिए भी फेयर होना चाहिए, कि जितना एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसे मिलनी चाहिए सैलरी या वेजेस, और जो एम्प्लॉयर है उसके भी पेइंग कैपेसिटी के अंडर होने चाहिए वो। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है कि अच्छा रिलेशन बना रहता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। फिर उसके बाद इट मोटिवेट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है अच्छे कामों को करने के लिए, क्योंकि फ़ंड अब अच्छा मिल रहा है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं। और अगर नहीं फॉलो किया जाएगा इस प्रिंसिपल को तो जस्ट ऑपोजिट इसके नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होंगे, वर्कर्स अपने काम को छोड़ने लगेंगे, क्योंकि बहुत काम को छोड़ने का ये भी प्राइम रीज़न होता है कि अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर इन वन हैंड, एक पर्सन के हाथ में जब पावर होगा उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन डिस्पर्सल ऑफ पावर, तो डिस्पर्स कर रहे हैं, पावर का डिस्पर्सल हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। पूरी तरह से सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए कि एक ही के हाथ में कंट्रोल है, और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए कि अब पता ही नहीं चले किसका डिसीजन क्या हो रहा है, कौन सा पर्सन को डिसीजन देना है, किसको डिसीजन लेना है। ठीक है, अब ये सभी चीज़ें यानी यहाँ पे हम लोग तय नहीं कर पाएंगे अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो दोनों एक बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। कुछ हद तक एक पर्सन अपने हाथ में पावर रखे और कुछ हद तक डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे। अगर सभी पावर अपने ही हाथ में रखे रहेगा तो एक तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है उसे कि वर्कलोड बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे सपोज आप सोचो कि आप अपने घर में फंक्शन कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि सभी काम मैं ही करूँगा, खाना भी मैं ही बनाऊँगा, गेस्ट को वेलकम मैं ही करूँगा, सभी काम मैं ही करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आप काम को बांट देते हो तो फिर आसानी होगा कि चलो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, खाना मैं बनाऊँगा, खाने को सर्व करना, गेस्ट को वेलकम करना, उसे आगे रिफ्रेशमेंट्स वगैरह, स्टार्टर्स वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब अलग अलग लोगों का काम। तो वहाँ पे क्या हो गया, एक तो लिमिट रखा है ना, और दूसरे में वो क्या किया, बांट दिया। तो दोनों बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। नेक्स्ट है स्केलर चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप ध्यान से समझो। स्केलर चेन का मतलब क्या हो जाता है, फॉर्मल ऑथोरिटी लाइन, फॉर्मल लाइन्स ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब यानी कि एक पर्सन को किसी से बात करना है तो एक फॉर्मल लाइन है, जैसे ये A B C D, इस तरह से हो सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि एग्जाम्पल आप देखो कि स्कूल में अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बच्चे किसके पास जाते हैं? तो वो बच्चे पहले अपने टीचर्स के पास जाते हैं, है ना। ये डायरेक्ट तो डायरेक्टर के पास नहीं चला जाते हैं या ट्रस्टी के पास नहीं जाते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। तो बच्चे गए किसके पास? टीचर के पास। टीचर से वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो कोऑर्डिनेटर के पास या वाइस प्रिंसिपल के पास जाएंगे। वाइस प्रिंसिपल से भी नहीं हुआ सॉल्व तो प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से भी नहीं हुआ सॉल्व तो फिर डायरेक्टर। तो इस तरह से एक चेन चलेगा, एक कम्युनिकेशन का चेन चलेगा, ठीक है। वो डायरेक्टली कोई जंप नहीं कर सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ये होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टॉप लेवल पे अगर हर एक बात जाने लगा तो फिर टॉप लेवल सही डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, फ्रस्ट्रेट होगा, ठीक है। प्रॉपर डिसीजन या लॉन्ग टर्म वहाँ पे इनिशिएटिव नहीं हो पाएगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी होती है स्केलर चेन में। तो स्केलर चेन में ये फॉर्मली डिसाइड, जैसे ए बी को ऑर्डर देगा, बी यहाँ पे डी को, डी एफ को, ठीक है। इधर से अगर देखें तो बी सी से कम्युनिकेट करेगा, सॉरी ए सी से कम्युनिकेट करेगा, फिर सी ई से कम्युनिकेट करेगा और ई फिर जी से कम्युनिकेट करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि गैंग प्लैंक, अगर सेम वर्कर के, सेम लेवल के वर्कर्स को, जैसे एफ और जी मान लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही हैं, दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करना हो, तो अब अगर इमरजेंसी हो तो इतना घूमने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको गैंग प्लैंक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक, ठीक है। कि जहाँ पे सेम लेवल ऑफ वर्कर्स या मैनेजमेंट की टीम है, उन्हें अगर कम्युनिकेट करना हो तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, और उसे गैंग प्लैंक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये गैंग प्लैंक हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, इट शुड ओनली बी यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसका ये फ़ायदा होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड, ये हमारा किससे ऑर्डर लेना है, किसे हमें रिपोर्ट करना है, ये तय होगा। स्मूथ फ्लो होगा कम्युनिकेशन का, ठीक है। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मल लाइन चल रहा है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसे हम ऑर्डर लेना है, किसे हमें रिपोर्ट करना है। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पे क्या हो गया कि ऑर्डर का मतलब हर एक चीज़ का एक तो दो ऑर्डर हो सकते हैं, मटेरियल और सोशल। अब यहाँ पे बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, चाहे वो टूल्स हो, चाहे कोई भी टूल्स हो या मशीनरी हो, चाहे कोई लोग ही हों, सभी का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। तो मटेरियल ऑर्डर किसके लिए बोला गया? कि अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, यानी कि थिंग्स को भी मटेरियल है, जैसे मशीन है, टूल्स है, तो इसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, ठीक है। कि कहाँ वो रखाएगा, कहाँ पे वो प्लेस होगा। और दूसरा है सोशल ऑर्डर, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी एक पर्टिकुलर केबिन वगैरह होना चाहिए कि कहाँ पे वो काम करेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे ये फ़ायदा होगा कि अब टूल्स वगैरह एक जगह पे है तो हमें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। आसानी से वो काम हो सकेगा, टाइम का वेस्टेज नहीं होगा। उसी तरह से लोग का भी एक पर्टिकुलर प्लेस होगा तो उसे काम करने में आसानी होगा, उन्हें ढूंढने में भी आसानी होगा। फिर ये सभी चीज़ें ऑर्डर का बेनिफिट हो जाता है। अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हो सकते हैं यहाँ पे हमारा, ठीक है, टाइम हमारा जा सकता है। नेक्स्ट इक्विटी। इक्विटी किसे कहा गया? तो इक्विटी का मतलब क्या हो गया? अब जैसे देखो यहाँ पे इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हर एक तरह के डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होना चाहिए, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ना कि हमारा कास्ट बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, बिलीफ बेसिस पे, नेशनलिटी पे, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी एक है। आप ही इमेजिन करो कि गूगल जैसे कंपनीज़ में या बड़ी बड़ी इन्फोसिस जैसे कंपनी में अलग अलग जगह से लोग काम करते हैं। गूगल में आप देख लो, कुछ लोग पाकिस्तान के भी होंगे, कुछ लोग इंडिया के भी होंगे, कुछ लोग चाइना के भी होंगे, इस तरह से अलग अलग जगह के लोग भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होने लगे तो वो गूगल जो है वो उस तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा जिस तरह से आज वो कर रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन से वो फ्री होने चाहिए, इक्विटी प्रिंसिपल यही कहता है। और इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ लोग सेटिस्फाइड होंगे, हैप्पी होंगे। एक यहाँ पे क्या हो सकता है, अच्छा रिलेशन उनके बीच में रहेगा, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में अच्छा रिलेशन होगा। तो ये इक्विटी का फ़ायदा है। नेक्स्ट देखो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब क्या हो जाता है? तो पर्सोनल का मतलब हो जाता है एम्प्लॉयज़। तो स्टेबिलिटी होना चाहिए कि उन्हें बार बार जॉब से निकालना नहीं चाहिए। हर एक एम्प्लॉयज़ को अगर बार बार जॉब से निकालने लगेंगे या ट्रांसफ़र भी होते रहेगा बार बार,
तो अब वर्कर्स जो पहले से जो वहाँ पे हैं तो उन्हें लगेगा हमें भी कभी ना कभी निकाल दिया जाएगा, तो खुद ही छोड़ दो, या इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए हमें नहीं रखा जाता है, कभी भी बुलाते हैं, कभी भी ये क्या करते हैं, ये हायर एंड फायर वाला ऑप्शन रखते हैं। तो इस तरह से वर्कर्स क्या करने लगेंगे, अगर ये फॉलो नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वर्कर्स जॉब को छोड़ने लगेंगे। तो रेट ऑफ लेबर टर्नओवर विल बी स्लो होना चाहिए, यानी कि अब ज़रूरत है तभी वर्कर्स को निकाले या ट्रांसफ़र करे, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र या फिर फ्रीक्वेंट उन्हें जॉब से भी नहीं निकालना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए यहाँ पे उनका टेन्योर जो पीरियड है यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इनिशिएटिव का मतलब क्या हो गया, पहल, कि कौन पहल करता है। तो वर्कर्स को इनकरेज करना चाहिए कि कौन फर्स्ट स्टेप लेगा, तो कोई भी डिसीजन मेकिंग में उन्हें पूछना चाहिए। तो ये इनिशिएटिव, ताकि वर्कर्स इनकरेज हो सके नए वो डिसीजंस लेने को, और वो अपना आइडियाज़ वगैरह भी बता सके। पॉजिटिव इफेक्ट इसका यही है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट होता है, कि एम्प्लॉयज़ को भी लगता है कि मैनेजमेंट हमारे बारे में भी सोच रहा है, हमसे भी डिसीजन लेके हमारे भी डिसीजंस को एक्सेप्ट करता है, एडवाइसेस को एक्सेप्ट करता है। एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फाइड होंगे। अगर ये नहीं फॉलो होगा तो जस्ट इसका ऑपोजिट। देखो, क्योंकि ये चैप्टर वन शॉट में भी चल रहा है तो हमें कम समय में इसे पूरा करना है, ठीक है। एक ओवरव्यू चल रहा है, आपको अगर डिटेल्ड अगर यही चाहिए कि डिटेल्ड आपको इसमें समझना है या बहुत स्पीडली जा रहा है, तो आप इसका पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। वो प्लेलिस्ट इसमें मेंशन होगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। वो शॉर्ट आपके वीडियोस भी हैं और कॉन्सेप्ट डिटेल्ड में भी है, ओके। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे टीम स्पिरिट, ये ध्यान में रखना है, टीम का फुल फॉर्म ही हो जाता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो टीम स्पिरिट यहाँ पे आई शुड बी रिप्लेस्ड बाय वी, इंडिविजुअलिटी नहीं होना चाहिए, टीम के साथ हम लोग काम करें, टीम एफर्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए कि मिल के हम लोग सभी चीज़ों को अचीव कर लेंगे और सभी का बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल को अगर हम अप्लाई करेंगे तो अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट अच्छा रहेगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा। टीम स्पिरिट helps to achieve group goals with a greater effectiveness and efficiency। तो अच्छे से हम लोग गुड्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हमारा कंपनी जो है वो और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। एडवर्स इफेक्ट ऑफ वायलेशन क्या हो गया कि अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। तो टीम एफर्ट नहीं है, इंडिविजुअलिटी है, तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट का, वही आएगा ईगो क्लासेस का, वही सभी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक याद रखो, पॉजिटिव याद रखोगे तो निगेटिव ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि उसका जस्ट ऑपोजिट है। अब एक टॉपिक इसमें और है, क्या है कि बेसिस डिफरेंसेस है कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में और एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स में, दोनों में क्या डिफरेंस था। तो हेनरी फ्योल ने यहाँ पे क्या दिया, 14 प्रिंसिपल्स दिया, 14 प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योल। और टेलर ने कितने कपड़े सिले, तो 4, ये याद रखना है, टेलर ने कितने कपड़े सिले, 4। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, टेलर का प्रिंसिपल 4 था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और फ्योल का 14 था, एफ फॉर फ्योल, एफ फॉर 14, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं इसके डिफरेंसेस क्या थे, कि लेड स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने किसके एफिशिएंसी को फोकस किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए फोकस किया, जबकि एफ डब्ल्यू टेलर ने ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल यानी लोअर लेवल को वो इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया। हेनरी फ्योल ही वॉज अ स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्योल ने वो जो 14 प्रिंसिपल दिया तो वो स्ट्रिक्ट फॉलोअर थे यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि यहाँ पे क्या उन्होंने कहा कि कोई भी वर्कर्स जो है वो एक ही बॉस उसके होंगे, उन्हीं से ऑर्डर वो लेगा। और यहाँ पे क्या था, टेलर ने क्या किया, फंक्शनल फोरमैनशिप, 8 बॉसेस बना दिए फंक्शनल फोरमैनशिप में, 8 उसमें था ना, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, वहाँ था स्पीड बॉस, गैंग बॉस, इस तरह का था, 8 थे। नेक्स्ट एप्लीकेबल यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगा हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स, और टेलर के प्रिंसिपल जो है स्पेशलाइज सिचुएशन में, जिस तरह का सिचुएशन है उस तरह का ही वो एप्लीकेशन भी होगा। एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखो, ही फाउंडेड जनरल थ्योरी, और इसी के लिए इन्हें क्या कहा जाता था, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे, इन्हें क्या कहा जाता था, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही लेड एम्फेसिस ऑन फंक्शन ऑफ मैनेजर्स। हेनरी फ्योल ने मैनेजर्स के फंक्शन पे ज़्यादा फोकस किया, और यहाँ पे क्या किया, एफ डब्ल्यू टेलर ने
कि ही लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कि वर्क कैसे हमारे स्टैंडर्डाइज तरीके से हो जाए, ये इस पे उन्होंने फोकस किया। नेक्स्ट है फ्यूल्स प्रिंसिपल आर कंसर्न विथ मैनेजरियल, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है ही वॉज रिसर्चर एंड प्रैक्टिसनर, हेनरी फ्यूल रिसर्चर्स थे, प्रैक्टिसनर थे, और ये साइंटिस्ट थे, टेलर साइंटिस्ट थे। तो ये कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे था। एक टॉपिक और है इसमें सिमिलैरिटीज़, ये भी देख लो। ये सिमिलैरिटीज़ क्या है कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या था, तो द मेन एम ऑफ टेलर एज वेल एज फ्यूल वाज टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को ही बढ़ाने का दोनों का एम था। बोथ हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दोनों ने ऑर्गेनाइजेशन को अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा महत्व दिया। नेक्स्ट है बोथ हैव इंसिस्टेड ऑन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, दोनों ने इंसिस्ट किया यहाँ पे किसके किसके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल्स सजेस्टेड बाय बोथ ऑफ देम बीइंग यूज्ड फॉर फर्दर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, आज भी मैनेजमेंट के फील्ड में इनके प्रिंसिपल्स को रिसर्च के तौर पे यूज़ किया जाता है और इनसे काफ़ी सारे नए नए प्रिंसिपल्स भी डिराइव होते रहते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो था। आपको अगर डिटेल्ड पढ़ने हैं, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप पूरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो और डिटेल्ड पढ़ सकते हो। ये क्विक रिकैप था सिर्फ, और इसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में नहीं समझाई गई हैं, एक ओवरव्यू दिया गया है कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो सको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।